नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर, जो वीडियो राजपूत काल से संबंधित होगा। मित्रों, आप सभी लोग यूपी पीईटी की तैयारी लगातार अपने ज़ोरों शोरों पर कर रहे होंगे और आप सभी लोगों को पता होगा अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के फर्स्ट सप्ताह में लेखपाल बनने की जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वह प्रारंभिक परीक्षा हर हाल में संपन्न करा ली जाएगी, क्योंकि इसी प्रारंभिक परीक्षा को आधार बना करके आपकी मुख्य परीक्षा होगी और वही मुख्य परीक्षा आपको कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव से पहले नौकरी दिलाने का काम करेगी। तो आप सभी लोग लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और इतिहास के सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज वीडियोज़ को देख रहे हैं और अपना प्यार और आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको हो रहा है, क्योंकि आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिल रहा है और बिल्कुल यूपी पीईटी के सिलेबस पर आधारित है। यह टॉपिक बिल्कुल सिलेबस पर आधारित वीडियो है। आपको उतना ही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है, बिल्कुल भी फालतू का नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने कल गुप्त साम्राज्य या मैंने जो है गुप्त साम्राज्य का वीडियो डाला था और हर्षवर्धन का वीडियो मैंने दिया था, अगर आप लोगों ने हर्षवर्धन गुप्त साम्राज्य या पिछले के सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, खास करके इसके लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ से आप क्रम वाइज सभी वीडियोज़ को देखिए, नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद मैं जब इतिहास को समाप्त करूँगा तो वन लाइनर बेस्ड मूल मंत्र सीरीज लेकर आऊँगा, जिससे पूरा वन लाइनर आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो इतिहास के 10 नंबर के जो प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न निशांत ज्ञान अपनी वीडियो से मिलाएगा। कभी जब वीडियो मतलब कि जब आप परीक्षा भवन में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। थोड़े से व्यूज़ कम आते हैं तो लोग कहते हैं आप अच्छा नहीं पढ़ा पाते होंगे, इस वजह से व्यूज़ कम आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सभी लोग अगर वीडियोज़ को शेयर करेंगे तो कभी कहीं ना कहीं व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, लेकिन आप लोग शेयर ही नहीं करते हैं अपने काम को। आप मैं तो बखूबी कर रहा हूँ, लेकिन आप करते ही नहीं हैं। थोड़ा सा करिए भाई, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ ना। तो चलिए शुरू करते हैं राजपूत काल को और बताते हैं कि राजपूत काल है क्या और इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं, जिसे आपको जानना आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करते हैं राजपूत काल जो है कब से कब तक चला था। तो मित्रों, 7वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक इसका काल चला था। आपको बता दूं, आपने पिछले वीडियो अगर हर्षवर्धन का देखा होगा तो हर्षवर्धन जो है 647 ईस्वी पूर्व हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कोई बड़ा सम्राट भारत देश में उभर करके सामने नहीं आता है जो भारत को संगठित कर पाए हर्षवर्धन की तरह। जैसे हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो अर्जुन नाम का एक जो है स्थानीय शासक शासन करता है। वह धीरे धीरे तुरंत ही मतलब कि 2-4 सालों के शासनकाल के बाद वो मृतप्राय हो जाता है। छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है और उसी में जो है राजपूतों का उदय होता है। वही जो है 7वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी के बीच के जो काल होता है, जो राज्य छोटे छोटे होते हैं, वो जो राजा होते हैं वो राजपूत राजा ही विशेषकर होते हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। आइए चलिए उनके परिचय के बारे में बात करते हैं। मित्रों, सबसे पहले किसी काल को पढ़ने के लिए, किसी भी इतिहास को पढ़ने के लिए उसके परिचय की आवश्यकता होती है कि राजपूत काल का परिचय आपको जानना चाहिए। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 के होने के बाद कोई भी संगठित शासक नहीं हो पाता है जो भारत देश को संगठित कर पाए। इस वजह से राजपूत जो छोटे मोटे राज्य उभर करके सामने आए वो राजपूत थे। अब राजपूत का मतलब क्या होता है? राजपुत्र। राजपूत का मतलब होता है राजपुत्र। राजा का पुत्र जो होता है उसे राजपूत कहा जाता है। तो राजपूतों के लिए विशेष करके जो राजपूत शब्द है, यह शब्द में काफ़ी मतभेद है विद्वानों में, लेकिन इतना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं राजपूत का मतलब है राजा का पुत्र। यह प्राचीन क्षत्रियों से संबंध इनका बताया जाता है। प्राचीन काल के जो क्षत्रिय थे उनसे ही इनका संबंध बताया जाता है, ठीक है। आइए चलिए जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा कि इनका काल विशेषता क्या रहा है। तो इनका काल जो है 7वीं सदी से 12वीं सदी के बीच रहा है। कहीं कहीं पुस्तक में 8वीं सदी से 12वीं सदी दिया है, लेकिन आप 7वीं सदी से 12वीं सदी याद रखिएगा। अब राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे मिथ्य फैले हुए हैं और जो सत्य है या मिथ्य है आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो विदेशी इतिहासकार रहे हैं। विदेशी इतिहासकारों ने राजपूतों को विदेश से संबंध बताया है। जो ब्राह्मण इतिहासकार रहे हैं वो अपने मतलब कि राजपूतों को ब्राह्मण बताने का प्रयास किए हैं, और जो क्षत्रिय इतिहासकार रहे हैं उन्होंने क्षत्रिय बताने का प्रयास किया है। तो लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने नज़रिए से इतिहास को देखे हैं। तो देखिएगा उसमें से कर्नल जेम्स और टाड नाम के 2 वैज्ञानिक हुए हैं जो कि विदेशी इतिहासकार हैं। इन्होंने इसे जो है विदेशी जातियों से संबंध बताया है। अब कर्नल जेम्स के बारे में एक कहानी मैं बताऊं तो कर्नल जेम्स ने बताया कि विदेशी राजपूत जो है सीथियन जाति से संबंधित थे। जो सीथियन भारत पे आक्रमण किए थे
वही जो है बाद में आक्रमण करने के बाद यहाँ निवास करने लगते हैं और भारतीय स्त्रियों से शादी करते हैं और जो उनसे जातियाँ उत्पन्न होती है वो राजपूत जाति कहलाती है। आगे जो कर्नल टाड हैं, टाड महोदय ने इन्होंने कहा है कि कर्नल टाड और स्मिथ ने दोनों महोदय ने कहा है कि राजपूत जो है शक और कुषाणों के वंशज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कर्नल जेम्स और टाड मैंने लिखा है, ये गलत है, कर्नल जेम्स टाड और यहाँ पर स्मिथ, ध्यान रखिएगा, एक वैज्ञानिक है स्मिथ। कर्नल जेम्स टाड और स्मिथ दोनों ने जो है विदेशी जातियों से संपर्क बताया था। कर्नल जेम्स टाड ने इन्हें सिथियनों की जाति बताई थी, तो स्मिथ महोदय ने इन्हें शक और कुषाणों की जाति बताई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं गौरी शंकर ओझा, जिसे GH ओझा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने राजपूतों को प्राचीन क्षत्रियों का वंशज बताया था, क्योंकि राजपूत भी अपनी आन मान शान के लिए तलवार तुरंत उठा लेते थे। उसी तरीके से जैसे प्राचीन क्षत्रिय लोग धरती के विनाश होने पर अपने शस्त्र उठा लेते थे, ठीक उसी तरीके से राजपूत भी थे। तो गौरी चंद हरिचंद ओझा ने इसे जो है प्राचीन क्षत्रियों का वंशज बताया है। आगे ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है चंद्रबरदाई, इस जो अग्निकुंड सिद्धांत को मानते हैं। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है और पृथ्वीराज रासो में एक कहानी प्रचलित है। जो कहानी यह है कि गुरु वशिष्ठ थे, उस समय जो है प्राचीन काल में वशिष्ठ जब यज्ञ करते थे तो यज्ञ जो है राक्षस लोग आकर के समाप्त कर देते थे, यज्ञ में पानी डाल देते थे। तो उसके बाद हुआ क्या, वशिष्ठ जो है काफ़ी परेशान रहने लगे। तो राजस्थान का एक पर्वत है माउंट आबू, उसी माउंट आबू पर्वत पर बैठ करके वो तपस्या करने लगते हैं। और जब तपस्या करते हैं तो अग्निकुंड से, जिसमें वो तपस्या कर रहे होते हैं, जिसमें वो हवन कर रहे होते हैं, उसी में से 4 राजपूतों का उत्पन्न होता है। वो 4 राजपूत कौन कौन से होते हैं, तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान नाम के 4 राजपूत उत्पन्न होते हैं और यहीं से राजपूतों का एक वंश शुरू हो जाता है। ठीक है, तो चंद्रबरदाई के द्वारा जो अग्निकुंड सिद्धांत दिया गया है वह यही सिद्धांत है। जो किंवदंती मैंने बताया है उसे समझने का प्रयास करिएगा। आगे एक वैज्ञानिक हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं गोपीनाथ शर्मा, इन्होंने इनका संबंध जो है ब्राह्मणों से बताया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कर्नल जेम्स टाड और स्मिथ के अनुसार राजपूत का किससे संबंधित थे, तो राजपूत जो है विदेशी जाति से संबंधित थे। GH ओझा के अनुसार प्राचीन क्षत्रियों के वंशज थे। चंद्रबरदाई के अनुसार अग्निकुंड सिद्धांत को प्रमाणित माना जाता है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इनका संबंध जो है ब्राह्मणों से बताया जाता है। ठीक है, आगे चलिए हम बात करते हैं कुल राजपूत वंश हुए हैं। ये राजपूत वंशों में माना जाता है कि कुल 36 राजपूत वंश हुए हैं। उन 36 राजपूत वंशों में 4 तो अग्निकुंड सिद्धांत से आपने उत्पन्न देख लिया, तो कुछ जो है 10 सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी कितने थे, 10 थे, और 10 चंद्रवंशी थे। अग्निकुंड से आपने 4 की उत्पत्ति मानी और ऋषि कुल से 12 संबंध रखते थे। 10 सूर्यवंशी थे, 10 चंद्रवंशी से, 4 अग्निकुंड से थे और 12 जो है ऋषि कुल से संबंध रखते थे। ठीक है, तो राजपूतों की कुल 36 उपजातियाँ मानी गई है, क्योंकि इसमें जो है कछवाहा ठाकुर होते थे, परमार, चौहान, चालुक्य, गुर्जर, सिसोदिया, चंदेल, सभी मतलब कि कईयों राजपूत होते थे। तो उन्हें जो है इस तरीके से विभाजित किया गया है, कुछ सूर्यवंशी होते थे, कुछ चंद्रवंशी होते थे। ठीक है, तो आइए चलिए कुछ प्रमुख राजपूत वंश है जहाँ से हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्रमुख राजपूत वंश में सबसे पहला वंश है गुर्जर प्रतिहार वंश। ये गुर्जर प्रतिहार वंश जो है मित्रों गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र से बिलोंग करता था। गुर्जर प्रतिहार वंश, ये प्रतिहार वंश वही प्रतिहार वंश है जो अग्निकुंड से निकलते हैं। इनके सामने गुर्जर इस वजह से जोड़ा जाता है क्योंकि यह गुजरात क्षेत्र से बिलोंग करते थे। जब गुर्जर प्रतिहार वंश का समूल नाश हो जाता है तो वहाँ से गुजरात में ही चालुक्य वंश की उत्पत्ति होती है। वो चालुक्य वंश को ही सोलंकी वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं चौहान वंश, जिसे आप पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानते हैं, जो इतिहास में विश्व प्रसिद्ध इतिहास में बहुत ही बड़े राजपूत राजा हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान जो मोहम्मद गोरी से पराजित हो गए थे, वही चौहान वंश जो दिल्ली के अंतिम शासक के रूप में जाने जाते हैं, तो वही चौहान वंश दिल्ली और अजमेर में शासन करते हैं, चौहान वंश। आगे बात करते हैं परमार वंश, ये भी एक राजपूत थे। ये जो है मालवा और धार नगरी, जो धार मध्य प्रदेश का बेसिकली भोपाल वाला जो एरिया था, ये परमार वंश के संबंध में आता था। आपने राजा भोज का नाम सुना होगा, जिस भोज के बारे में बहुत सारी वीरतापूर्ण कहानियाँ हैं, बहुत सारी विद्वतापूर्ण कहानियाँ जिस राजा भोज के बारे में आप सुनते हैं वो परमार वंश से ही संबंध रखते हैं।
आगे बात करते हैं गढ़वाल वंश, इसी को जो है राठौर वंश के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल को ही राठौर कहा जाता है। आप सभी लोग राठौर के बारे में परिचित होंगे कि राठौर जो है कन्नौज से संबंध रखते थे, बेसिकली कन्नौज से, ठीक है। यह वही कन्नौज के बारे में बात कर रहे हैं, यही राठौर के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें जयचंद आता था, ठीक है। जो जयचंद बाद में जो है गद्दारी करता है पृथ्वीराज चौहान के साथ, अभी हम पूरी कहानी आपको बताएंगे। आगे बात करते हैं चंदेल की, तो चंदेल वही परमार्दिदेव चंदेल के बारे में, वही विद्याधर चंदेल के बारे में बात कर रहे हैं जो बुंदेलखंड के खजुराहो क्षेत्र से बिलोंग करते थे। अभी हम इसकी कहानी बताते हैं। आगे एक वंश है सिसोदिया वंश, जिसके बारे में आप सभी लोग शायद अच्छी तरीके से जानते होंगे। मेवाड़ राजस्थान का वंश सिसोदिया वंश था, जिसने अपनी आन मान शान के लिए और हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपने सब कुछ समूल नाश कर दिया, लेकिन हिंदुत्व की रक्षा के लिए एक कदम भी नहीं वो लोग झुके थे। तो सिसोदिया वंश के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, महाराणा प्रताप के बारे में, महाराणा सांगा के बारे में, महाराणा कुंभा के बारे में, तो यह बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए चलिए कुछ प्रमुख राजपूत वंश जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। मित्रों, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में मैं बात करूँ तो इनका जो संस्थापक थे इनका नाम था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना किया था। और गुर्जर प्रतिहार वंश जो है बेसिकली गुजरात और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्र से संबंध रखता था। इसका मैंने विस्तार भी लिखा है। गुजरात और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र जो है गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित था। अगर इसकी राजधानी की बात की जाए तो प्रारंभ में इसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसकी राजधानी जो है कन्नौज हो गई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं नागभट्ट प्रथम के बारे में ही। एक बेसिकली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक हुए थे नागभट्ट प्रथम, इन्हीं के समय में ही अरबों का आक्रमण हुआ था। और प्रारंभ में जब अरबों का आक्रमण हुआ था तो इन्होंने अवरुद्ध किया था। अवरुद्ध करने का मतलब यही है, गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक नागभट्ट प्रथम था, इतने जो है अरबों के आक्रमण को अवरुद्ध ही नहीं किया, बल्कि अरबों को अपने क्षेत्र में घुसने तक नहीं दिया था, मारकर भेज दिया था, ठीक है। तो नागभट्ट प्रथम काफ़ी शक्तिशाली शासक हुआ था। आगे इसी वंश का एक शासक हुआ था वत्सराज। वत्सराज के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा जानकारी आपको नहीं लेनी है, केवल बेसिकली आप जानिएगा ना। वत्सराज के बारे में जानकारी है, यह जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं हर्षवर्धन के बाद उसी कन्नौज को लेकर के, जिस कन्नौज को हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री से पाया था, ग्रहवर्मा की हत्या के बाद कन्नौज जो है इनके क्षेत्र में आ जाता है, हर्षवर्धन के क्षेत्र में। तो कन्नौज जो है बेसिकली व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, बहुत ही धनाढ्य हो गया था। जिस तरीके से गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य में मगध का उत्कर्ष हुआ था, ठीक उसी तरीके से आगे आने वाले राजपूत काल में कन्नौज का वो वर्चस्व बढ़ा था। तो कन्नौज में जो है, कन्नौज को पाने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चालुक्य राजाओं ने आपस में लड़ाई लड़ा था। तो वही वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था पाल राजाओं में। तो पाल का एक राजा था जिसका नाम था धर्मपाल को जो है वत्सराज ने पराजित किया था और कन्नौज को अपने अख्तियार में लिया था। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा त्रिपक्षीय संघर्ष में वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया था कि नहीं पराजित किया था? तो आप जानिएगा वत्सराज जो है धर्मपाल को पराजित करके कन्नौज को अपने कब्जे में कर लिया था वत्सराज के। आगे वत्सराज के बाद एक राजा और आते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। पहले आते हैं नागभट्ट प्रथम आते हैं, उसके बाद वत्सराज आते हैं, उसके बाद नागभट्ट द्वितीय आते हैं। नागभट्ट द्वितीय जो है इनके बारे में केवल एक ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब नागभट्ट प्रथम राजा होते हैं तो राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। बाद में वत्सराज ने धर्मपाल को जब पराजित कर दिया तो कन्नौज उनके अधिकार में आ गया प्रतिहारों के। तो नागभट्ट द्वितीय जब राजा होता है इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया और उज्जैन को छोड़ दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं मिहिर भोज के बारे में। मित्रों, मिहिर भोज के बारे में आप सभी लोगों के बारे में थोड़ी जानकारी इनके बारे में जानिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक मित्रों मिहिर भोज ही था, ठीक है। नागभट्ट प्रथम द्वितीय और वत्सराज के बारे में उतनी प्रतिभाएं नहीं थी, जितनी लड़ाइयाँ इसलिए लड़ी और जितनी प्रतिहार वंश का ख्याति मिहिर भोज के शासनकाल में हुआ, उतना किसी के शासनकाल में नहीं हुआ था। तो मिहिर भोज जो है प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था और यह जो है वैष्णव धर्म का अनुयायी था। वैष्णव धर्म का मतलब भगवान विष्णु का पुजारी था और भगवान विष्णु को ही, क्योंकि ये लोग राजपूत थे तो राजपूत लोग जो है भगवान विष्णु को ज़्यादा मानते थे और भगवान महाकाल को ज़्यादा मानते थे। महाकाल का मतलब भगवान शिव को ज़्यादा मानते थे। यह जो है वैष्णव धर्म का अनुयायी था, भगवान विष्णु को मानता था, इस वजह से इसने जो है आदि वराह की उपाधि धारण की थी, ठीक है।
आगे बात करते हैं, एक वंश बाद में आता है गढ़वाल वंश। तो गढ़वाल वंश को ही राठौर वंश के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये कन्नौज वाला क्षेत्र जब प्रतिहार वंश समाप्त हो जाता है तो यह जो है गढ़वाल वंश जो है राठौर वंश इनके कब्जे में चला जाता है, गढ़वाल वंश के कब्जे में चला जाता है। इसके संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक जो है चंद्रदेव हुआ करते थे। और अब इसके बारे में हम एक चीज़ बता दें तो राठौर वंश से ही संबंध रखता है जयचंद। अब एक कहानी हम बताते हैं जयचंद की, ठीक है। जयचंद गद्दार कहा जाता है। एक कहानी बताते हैं संयोगिता प्रकरण। अब यहाँ पर एक कहानी, थोड़ी सी जानकारी आपको जाननी आवश्यक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन के बारे में तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन ये बेसिकली समझ आपको मिल जाएगी। संयोगिता प्रकरण क्या है मित्रों? ये प्रकरण है, जयचंद की पुत्री होती है एक संयोगिता, और संयोगिता जो है जवान हो चुकी है अर्थात विवाह योग्य हो चुकी हैं, और इनका जो है स्वयंवर कराया जाता है। तो उसी स्वयंवर के दरमियान जो दिल्ली के तत्कालीन राजा होते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, वही पृथ्वीराज चौहान जो गोरी से पराजित हुए थे, तो वही पृथ्वीराज चौहान जो है संयोगिता के स्वयंवर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये ज़बरदस्ती पार्टिसिपेट करते हैं। अर्थात जयचंद जो है उन्हें बुलाता नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती ये पहुँचते हैं और संयोगिता का जो है अपहरण करके लेके चले जाते हैं। इससे जयचंद अपनी बेटी का अपहरण भरे दरबार में हुआ और जयचंद काफ़ी प्रयास किया लेकिन वह संयोगिता को छुड़ा नहीं पाया। कहा जाता है कि संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान आपस में प्रेम करते थे, यह एक गंधर्व विवाह था और संयोगिता ने अपने मन से जो है पृथ्वीराज चौहान का वर्ण किया था। लेकिन अब अगर संयोगिता का स्वयंवर चल रहा है और उस स्वयंवर के बीच से पिता के सामने कोई व्यक्ति आता है और पुत्री को उठा ले जाए, भले ही वह प्रेम से उठा के लेके जाए, तब भी पिता के लिए एक अपमानजनक बात ही थी। तो जयचंद जो है इससे बहुत ही ज़्यादा अपमानित होता है और यह जो है बाद में जब 1191 और 92 में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करता है तो जयचंद जो है बगल हो जाता है। वह जो है पृथ्वीराज चौहान का कोई मदद नहीं करता है और उल्टे मोहम्मद गोरी की मदद कर देता है। देखिए यही राजपूतों में वैमनस्यता थी कि न हम लड़ेंगे, न खेलेंगे, न खेलने देंगे। जयचंद के अंदर यही वैमनस्यता थी। उसने जो है पृथ्वीराज चौहान की सहायता तो की नहीं, उल्टे मोहम्मद गोरी की सहायता कर दी और मोहम्मद गोरी आसानी से जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। बाद में मुसलमान किसके हुए? तुर्क लोग किसी के नहीं हुए। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया, ठीक है। तो चंदावर का युद्ध जो हुआ था यह मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। मोहम्मद गोरी ने जो है जयचंद को वहाँ पे हरा दिया था, ठीक है। अगर पृथ्वीराज चौहान तो पहले ही समाप्त हो चुका था, पृथ्वीराज चौहान, अब केवल जयचंद बचा था। जयचंद को जो है आसानी से मोहम्मद गोरी ने पराजित कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद है गढ़वाल वंश के बारे में जो जानकारी है आप सभी लोग जान गए होंगे। संयोगिता प्रकरण और चंदावर युद्ध आप सभी लोग अच्छे से जानिएगा। 1192 में जब जयचंद ने उनका साथ नहीं दिया था पृथ्वीराज चौहान का, बाद में 94 के चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित कर दिया। किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी ने पराजित कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो है गढ़वाल वंश समाप्त हो जाता है। आगे बात करते हैं, एक वंश आगे आता है परमार वंश। यही परमार वंश है जो महाराजा भोज के बारे में आप जानते हैं। तो भोज के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी आपको मिलनी चाहिए क्योंकि भोज के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मुहावरों में, किंवदंतियों में मिलती है। तो जो परमार वंश है इसके शासक कौन है? तो इसके शासक हैं उपेंद्र राज या कृष्ण राज, ठीक है। उपेंद्र राज, इन्हीं का नाम कृष्ण राज है, कहीं कहीं पर कृष्ण राज है, कहीं कहीं पर उपेंद्र राज है। तो परमार वंश के संस्थापक यही हैं। अगर इनकी बात की जाए राजधानी की, तो राजधानी इनकी धारा नगरी थी। धारा नगरी की स्थापना किसने किया था? तो महाराजा भोज ने किया था, ठीक है। इसके जो प्रमुख शासक थे परमार वंश के वो महाराजा भोज ही थे, जिनके बारे में आपको पढ़ना है। इन्हें जो है राजा भोज के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लीजिएगा कि इन्हें जो है कविराज कहा जाता है क्योंकि ये बेसिकली संस्कृत के विद्वान थे और बहुत ही अच्छे कवि थे, इसी वजह से इन्हें कविराज कहा गया। इन्होंने जो है आयुर्वेद सर्वस्वम नामक एक ग्रंथ की रचना की थी जिसमें जो है आयुर्वेद के बारे में बात की गई है। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में एक रचना की थी जिसे सम्रांग गण सूत्रधार कहा जाता है। आयुर्वेद सर्वस्वम और सम्रांग गण सूत्रधार विज्ञान से संबंधित है। इसके अलावा इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खगोल के क्षेत्र में काफ़ी रचनाएं किया था। ये रचना खुद से इन्होंने किया था, इस वजह से इन्हें कहा जाता है एक विद्वान राजा थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, इन्होंने धारा नगरी में अपनी राजधानी जो इनकी धारा नगरी थी, इसी में इन्होंने एक संस्कृत विद्यालय की रचना किया था, ठीक है। इन्होंने संस्कृत विद्यालय की रचना की और इसी के संस्कृत विद्यालय के प्रांगण में ही इन्होंने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था।
प्राचीन इतिहास में एकमात्र सरस्वती मंदिर है जिसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था, और वह कहाँ करवाया था? संस्कृत विद्यालय के प्रांगण में करवाया था। ठीक है, इन्होंने एक भोजपुर नामक नगर की स्थापना किया था। भोजपुर कहाँ पर है? तो भोजपुर वर्तमान के भोपाल के सटे हुए एरिया में था। तो भोपाल के निकट भोजपुर नामक नगर की स्थापना किसने करवाया था? तो महाराजा भोज ने ही करवाया था। ठीक है, तो राजा भोज के बारे में जो जानकारी है, बिल्कुल इतनी ही सटीक जानकारी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है, और इतनी ही जानकारी आपको लेनी भी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप जो है एक बेसिकली ग्रुप सी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ जानकारी आपको नहीं लेनी चाहिए। उतना लीजिए जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, आगे चलिए हम बात करते हैं चालुक्य वंश की। तो चालुक्य वंश के बारे में जो संस्थापक है चालुक्य वंश के, इनका नाम है मूलराज प्रथम। क्या नाम है? मूलराज प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक हैं। इसको जो राजधानी है मित्रों वो अनिलवाड़ है। अनिलवाड़ बेसिकली जो है गुजरात से संबंध रखते हैं। अनिलवाड़ कहाँ पर है? तो गुजरात में है। तो गुजरात में ही चालुक्य वंश की मतलब कि उदय होता है। इसी चालुक्य वंश को मित्रों सोलंकी वंश के नाम से ये भी जाना जाता है। ठीक है, इसी चालुक्य वंश को सोलंकी वंश के नाम से जाना जाता है। आगे जो चालुक्य वंश के एक राजा हुए थे जिनका नाम था भीम प्रथम, इन्हीं के समय में गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। आप सभी लोग जानते हैं गजनवी का जो महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर हुआ था, जब वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो उस समय जो है गुजरात में चालुक्य वंश का शासक भीम प्रथम राजा था, और भीम प्रथम पराजित हो गया था। बहुत कोशिश किया था कि सोमनाथ मंदिर गजनवी के द्वारा न लूटा जाए, लेकिन गजनवी इतना ज़्यादा शक्तिशाली था, इतना ज़्यादा सेना उसके पास थी, इतने ज़्यादा वह चतुर था, उसकी युद्ध नीतियाँ इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि वह जो है भीम प्रथम को आसानी से हरा देता है, और सोमनाथ मंदिर से अधिक मात्रा में इतनी अच्छी तरीके से धन लूट के जाता है कि मैंने किताबों में पढ़ा है, इतिहास की जब आप किताबें पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि जो ऊँट, जिस ऊँट पे लाद करके वो सोने चांदी लेके जा रहा था, ऊँट कराहते हुए जा रहे थे, अर्थात उनके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ था, वो कराहते हुए जा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। भीम प्रथम के बाद एक व्यक्ति राजा होते हैं जिनका नाम होता है जयसिंह सिद्धराज, और चालुक्य वंश के ही राजा थे। इनके दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र रहते थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैन आचार्य हेमचंद्र किसके दरबार में रहते थे? जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। ठीक है, आगे जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना वो है भीमद्वितीय। भीमद्वितीय के बारे में आपको जानकारी क्यों हासिल करनी जरूरी है? क्योंकि 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को भीमद्वितीय ने पराजित कर दिया था। 1178 ईस्वी में गोरी को लगा कि जिस तरीके से भीम प्रथम को गजनवी ने आसानी से पराजित कर दिया था, इसी तरीके से हम भी गुजरात को चलते हैं, लूट लेते हैं डायरेक्टली। लेकिन गुजरात में अब भीमद्वितीय शासन कर रहा था, जो कि भीम प्रथम से काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, और 1178 में जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है भीमद्वितीय पर, तो वह अच्छी तरीके से, बुरी तरीके से मोहम्मद गोरी को पराजित कर देता है। ठीक है, और बेसिकली जो और ज़्यादा जानकारी है, एक कला के बारे में जानकारी भी आपको रखनी चाहिए कि भीम प्रथम के एक सामंत थे जिनका नाम था बिमल शाह। बिमल शाह ने माउंट आबू पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। मैंने जब जैन धर्म पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है उसका निर्माण जो है माउंट आबू पर बिमल शाह ने करवाया था। तो बिमल शाह कौन था? तो चालुक्य वंश के जो शासक थे भीम प्रथम, उन्हीं का सामंत था, और यह जैन मंदिर का निर्माण तब कराया गया था, बिमल शाह को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, और जब भगवान की कृपा से इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और माउंट आबू पर्वत पर जो है इसका निर्माण करवा देते हैं जैन मंदिर का। ठीक है, और कुछ जानकारी है मोढेरा का सूर्य मंदिर के बारे में जानकारी आपको मिलती है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण जो है चालुक्य शासकों ने ही करवाया था। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, मोढेरा का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो चालुक्य शासकों ने। एक बात और मैं बता दूं तो बातें है कि यही जो जैन मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था भीम प्रथम के सामंत ने, बिमल शाह ने, तो जैन मंदिर के पास ही भीम प्रथम ने अपने पूर्वजों की 7 मूर्तियां बनवाई थी। ठीक है, तो अपने पूर्वजों की मूर्तियां रख करके पूजा कराने वाला प्रथम राजा भीम प्रथम था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कला के क्षेत्र से दो जानकारियाँ मैंने दिया है उसे आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ये दोनों जानकारियाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो क्वेश्चन आता है, तो उसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं चौहान वंश की। तो वही चौहान वंश जिसके बारे में आप सभी लोग पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन कुछ जानकारी है जिसे आपको जानना जरूरी है। चौहान वंश के संस्थापक जो थे उनका नाम था वासुदेव चाहमान। वासुदेव या चाहमान, वासुदेव को ही चाहमान बोला जाता है, लेकिन बेसिकली जो परीक्षा में पूछा जाता है वो वासुदेव के नाम से ही आएगा कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो वासुदेव था। आगे बात करते हैं चौहान वंश की राजधानी मित्रों कहाँ थी, तो अहिछत्र थी या अजमेर थी। ठीक है, अहिछत्र या अजमेर, ठीक है, दोनों को माना जाता है कि इनकी राजधानी अहिछत्र भी थी और अजमेर भी थी।
मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चौहान वंश का जो दिल्ली पर अधिकार हुआ, ये किसी जीत की वजह से नहीं हुआ था। दिल्ली पर चौहान वंश का अधिकार, दिल्ली की स्थापना जो है तोमर राजवंश ने किया था। और तोमर राजवंश के एक राजा हुआ करते थे अनंगपाल। वो अनंगपाल ही जो है दिल्ली की स्थापना करते हैं। दिल्ली नामक नगर जो है कौन बसाता है, तो तोमर राजा अनंगपाल बसाते हैं। और अनंगपाल की एक पुत्री होती है जिनका विवाह जो है पृथ्वीराज चौहान के पिता से हो जाता है। अर्थात पृथ्वीराज चौहान का जो ननिहाल होता है वह दिल्ली होता है। और दिल्ली में कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, अर्थात दिल्ली में कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, कोई राजा नहीं होता है। तो दिल्ली की जो शासन होता है अनंगपाल अपनी पुत्रियों को दे देता है। और जब पुत्रियों को देता है तो बेसिकली यही है कि पुत्रियों के जो पुत्र हैं वही इस पर राज्य करेंगे। तो दिल्ली बेसिकली पृथ्वीराज चौहान के अधिकार में इसी वजह से आया क्योंकि अनंगपाल इसके नाना थे और अनंगपाल का कोई पुत्र नहीं था। इसी वजह से दिल्ली पर जो है पृथ्वीराज चौहान का बाद में अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छे से मिल गई होगी और ये बेसिक सी समझ आपको विकसित हो गई होगी। आगे बात करते हैं विग्रहराज के एक इसमें राजा हुए थे, बहुत ही अच्छे राजा हुए थे जिनका नाम था विग्रहराज चतुर्थ इन्हें बोला जाता है। विग्रहराज चतुर्थ, यहाँ पर विग्रहराज मैंने लिखा है तो इसे आप ध्यान रखिएगा। विग्रहराज चतुर्थ इनके राजकवि हुआ करते थे। एक राजकवि थे, उनका नाम था सोमदेव। इन्होंने ललित विग्रहराज की रचना किया था। ठीक है, विग्रहराज के एक राजकवि थे जिनका नाम था सोमदेव, और सोमदेव ने जो है ललित विग्रहराज की रचना किया था। और इसी से जो है चौहान वंश के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है और विग्रहराज के भी बारे में जानकारी मिलती है। और मैं विग्रहराज के बारे में एक जानकारी और बता दूँ तो इसी विग्रहराज ने जो है 2.5 दिन का झोपड़ा जो आपने सुना है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। तो अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ ने वो जो झोपड़ा है उससे पहले वो संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। ठीक है, वो 2.5 दिन का झोपड़ा सबसे पहले विग्रहराज ने संस्कृत विद्यालय के नाम से बनवाया था। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद में परिवर्तित करा दिया। ठीक है, लेकिन इससे पहले संस्कृत विद्यालय हुआ था और उस जो संस्कृत विद्यालय था उसकी रचना इसी विग्रहराज चतुर्थ ने करवाई थी। ठीक है, और इसका जो मतलब कि पुष्टि होती है वह ऐसे होती है कि आज भी 2.5 दिन का जो झोपड़ा बना हुआ है उस 2.5 दिन के झोपड़े की जब पुरानी दीवारों को आप देखेंगे तो उसमें जो है ललित विग्रहराज की रचनाओं का जो लेख है वो लिखा गया है। उसमें जो है उनके बारे में अभी भी जानकारी चौहान वंश के बारे में उसके शिलापट्ट से मिलते हैं। तो इससे पूरा अंदाजा है, पूरी पुष्टि है कि 2.5 दिन का झोपड़ा वही संस्कृत विद्यालय रहा है जिसके निर्माण जो है विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो है इस वंश का अंतिम शासक रहा है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान इस वंश का अंतिम शासक रहा है। और यहाँ पर एक जानकारी और आप ले लीजिएगा कि अजमेर जो हुआ था, इस अजमेर की जो स्थापना थी वो अजय राज नाम के एक व्यक्ति ने करवाया था और जो कि चौहान वंश से संबंधित था। तो अजय राज ने जो है इसकी स्थापना करवाई थी। किसकी स्थापना करवाई थी? तो अजमेर की। ठीक है, आगे एक जानकारी है पृथ्वीराज चौहान इस वंश का अंतिम शासक था जो कि इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता था। तो पृथ्वीराज तृतीय के बारे में आप लोग अच्छे से जानकारी रखे होंगे कि 1191 और 1192 का जो गोरी का आक्रमण होता है, उस गोरी के आक्रमण में 1191 में तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, लेकिन 1192 में वह पृथ्वीराज तृतीय जो है गोरी के आक्रमण को हार जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे चौहान वंश की पूरी प्रभुसत्ता समाप्त होती है। बाद में जो है 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जो है उन्हें भी पराजित कर दिया, कन्नौज के राजा जयचंद को भी। तो धीरे धीरे राजपूतों का पूरा अस्तित्व जो है 1206 तक समाप्त हो जाता है और 1206 से सल्तनत काल की शुरुआत हो जाती है। तो आप सभी लोग बेसिकली यहीं से पॉइंट लगाइएगा। 1191 और 1192 का जो तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था, मोहम्मद गोरी जो पहले युद्ध में तो पराजित हो गया था मोहम्मद गोरी, लेकिन दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद 1194 चंदावर का युद्ध होता है। गढ़वाल या राठौर वंश के राजा जयचंद भी पराजित हो जाते हैं और उसके बाद 1206 में बेसिकली पूरा राजपूत वंश ही समाप्त हो जाता है और सल्तनत काल की शुरुआत हो जाती है। ठीक, आगे 2 किताबें हैं जिनके बारे में जानकारी आपको रखनी चाहिए, जो चंदबरदाई है जिनसे जो है अग्निकुंड के प्रमाण मिलते हैं। तो चंदबरदाई का जो पृथ्वीराज रासो है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंदबरदाई की रचना है। आगे बात करते हैं जो जयानक है, जयानक ने एक रचना लिखा था जिनका नाम है पृथ्वीराज विजय। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक की रचना है। और पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंदबरदाई की रचना है। और यह दोनों जो किताबें हैं, पृथ्वीराज रासो हो या पृथ्वीराज विजय हो, यह जो है चौहान वंश से ही संबंधित है। ठीक है, आगे कुछ पॉइंट मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया है। एक चंदेल वंश है जिसके बारे में जानकारी आपको रखनी चाहिए क्योंकि चंदेल वंश से भी कभी कभी राजपूत काल में क्वेश्चन उठाया गया है।
तो ध्यान रखिएगा, चंदेल वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था नन्नुक, और जो चंदेल वंश की राजधानी हुआ करती थी वह थी खजुराहो। तो खजुराहो जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से बेसिकली संबंध रखता था, तो बुंदेलखंड का एक क्षेत्र हुआ करता था खजुराहो, वही इसकी राजधानी हुआ करती थी। और अगला पॉइंट मैंने लिखा है, खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण जो है राजा करवाया गया था। तो खजुराहो में जो है विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो बेसिकली इसमें जो है किसी राजपूत राजा का नाम तो बेसिक अच्छे से नहीं जानकारी मिलती है, लेकिन ये आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेल राजाओं ने करवाया था। ठीक है, और चंदेल राजाओं में एक राजा हुए थे जिनका नाम था राजा धंग। ठीक है, राजा धंग के बारे में एक जानकारी मिलती है कि राजा धंग ने जो है अपना प्राण त्यागने के लिए प्रयागराज आए थे, और प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में जल समाधि लेकर के अपने प्राण त्यागे थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जल समाधि लेकर के प्राण त्यागने वाले चंदेल राजा कौन थे, तो राजा धंग थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं परमार्दी देव के बारे में। एक परमार्दी देव राजा हुए थे जो 1182 में राजा हुए थे, और इनके बारे में एक बेसिकली जानकारी ये है कि परमार्दी देव के ही शासनकाल में पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ खजुराहो पर या बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था। तो उसमें जो है परमार्दी देव के ही सेनापति हुआ करते थे आल्हा और उदल। ठीक है, आल्हा और उदल इसी के सेनापति हुए थे, जो जिनकी जानकारी जो है, अगर आप बेसिकली महोबा क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो आल्हा उदल के बारे में पूरी जानकारी आप जानते होंगे कि वनाफरी सरदार थे, और ये जो है परमार्दी देव की तरफ से युद्ध लड़े थे, और बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और परमार्दी देव का, और उसमें जो है परमार्दी देव पराजित हो गए थे, और आल्हा और उदल जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो परमार्दी देव के बारे में जानकारी आल्हा उदल से संबंध कर रख के याद रखिएगा कि 1182 में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ, और उसी युद्ध में आल्हा उदल ने जो है सेनापति की भूमिका निभाई थी परमार्दी देव की तरफ से, और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल अच्छी तरीके से परमार्दी देव को पराजित किया था। आल्हा उदल की एक न चली थी। ठीक है, जो पृथ्वीराज रासों में आप लोग आल्हा उदल की वीरता का वर्णन पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं इतिहास से सीधा सीधा इसका संपर्क है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पृथ्वीराज रासों में काफ़ी चीज़ें काल्पनिक बताई गई हैं। आगे हम बात करते हैं, एक विद्याधर चंदेल थे, इनके बारे में आपको मैं एक जानकारी बता दूं, तो चंदेल वंश के ही एक राजा थे जिनका नाम था विद्याधर चंदेल। विद्याधर के बारे में एक जानकारी ये है कि जब महमूद गजनवी का आक्रमण होता है तो प्रतिहार वंश का एक राजा था जिसका नाम था राजा राज्यपाल। ठीक है, राजा आनंदपाल नाम था। तो आनंदपाल जो है महमूद गजनवी का आक्रमण को देखता है और अपने महल से ही उठ के भाग जाता है, अर्थात उसने जो है थोड़ा सा भी मतलब कि सामना करने की कोशिश नहीं की, उसका जिगर ही नहीं हुआ कि महमूद गजनवी का मैं सामना कर लूँ। उसने पहले से ही जान लिया था कि महमूद गजनवी इतने राज्यों को हुमचते हुए आ रहा है तो हमको तो ज़रूर उखाड़ के फेंक देगा। तो राजपूत होने के नाते विद्याधर चंदेल कहा कि अगर तुम सच्चे राजपूत थे बेटा, तो तुम्हें जो है महमूद गजनवी का सामना करना चाहिए, और तो सामना करते हुए वीरगति प्राप्त कर दिए होते, मर जाते तो राजपूतों की शान बनी रहती, लेकिन तुमने तो दुम दबा के भाग गए। इसी का बदला, मतलब कि इसी को समझाने के लिए, दंड देने के लिए विद्याधर चंदेल जो है आनंदपाल पर आक्रमण कर देता है, और आनंदपाल को आक्रमण ही नहीं करता है, आनंदपाल की मौत भी करता है, हत्या भी कर देता है, जाकर के उसके राज दरबार में कर देता है। तो विद्याधर चंदेल के बारे में एक जानकारी यही है कि विद्याधर चंदेल जो है किसकी हत्या करता है, तो आनंदपाल की हत्या करता है। ठीक है, तो आनंदपाल की हत्या क्यों करता है, क्योंकि उसने महमूद गजनवी के आक्रमण को रोका तक नहीं था। ठीक, आगे बात करते हैं राज्यपाल का संघर्ष, वही राज्यपाल आनंदपाल जिसके बारे में मैंने जानकारी दिया, और विद्याधर चंदेल के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ राजपूत काल के बारे में जितने मैंने पॉइंट बताए हैं, यही पॉइंट बिल्कुल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा राजपूत काल में, और इतना ही आपको पढ़ने की आवश्यकता भी है। ज़्यादा पढ़ करके आप करेंगे क्या, क्योंकि आप जो है ग्रुप सी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना ही पढ़िए जितना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको कर देना है। आधे घंटे का वीडियो है, बहुत ही ज़रूरी है लाइक से सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत किया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।